तो मूवी स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं जापान में शिप्स को, जहां पर लाल चंदन की स्मगलिंग हो रही होती है। यहाँ पर कुछ लोग कंटेनर में लाल चंदन को लेकर आते हैं और उसका एक कंटेनर पलट जाता है जिसमें से एक आदमी भी निकलता है। अब वो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसे उल्टा लटका देते हैं। पुष्पा उन लोगों से अपनी लकड़ी के पैसे लेने आया होता है और उनकी पिटाई धुलाई करता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक इंसान गोली चला देता है जो कि पुष्पा को लगती है और वो सीधे पानी में गिरने लगता है। पानी में गिरते हुए उसे अपने बचपन की याद आती है जहाँ पर वो सोचता है कि किस तरह से बच्चे उसे परेशान करते थे उसके बाबा के नाम के लिए। बॉल पानी में चली जाती है तो बच्चे पुष्पा से बोलते हैं कि अगर तू बॉल निकाल कर ले आया तो हम मान लेंगे कि तेरा बाप कौन है, और अगर तू बॉल नहीं निकाल पाया तो तेरा कोई भी बाप नहीं है। पुष्पा इस बात को साबित करने के लिए पानी में कूद जाता है जबकि उसे तैरना भी नहीं आता। यहाँ हम देखते हैं पुष्पा की नींद खुल जाती है और ये सब वो सपने में देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन लोगों को जो कि पुष्पा के लिए काम किया करते हैं। यहाँ पर सभी को लॉरी में भरकर जंगलों में ले जाया जाता है जहाँ पर सभी इंस्पेक्टर यानी कि एसपी की बुराई कर रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि पुष्पा ने उसे किस तरह से पीटा था और उसे नंगा कर टहलाया था। हम देखते हैं सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं जहाँ पर उन्हें अपनी अपनी लकड़ी काटकर एक जगह इकट्ठी करनी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं श्रीवल्ली को जो कि भगवान जी के पास मुकुट चढ़ाने जाती है। यहाँ पर पुष्पा का सौतेला बड़ा भाई भी होता है जो कि पुजारी से श्रीवल्ली का गोत्र और खानदान पूछने को कहता है, उसके बाद पूजा कराने को बोलता है। श्रीवल्ली बोलती है भगवान के नाम से पूजा करिए, भगवान सभी के हैं और मेरे भी। पुजारी श्रीवल्ली की बात मानता है और पूजा कराने लगता है जिससे पुष्पा का सौतेला भाई चिढ़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन लोगों को जो कि लकड़ियां एक जगह इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर सभी अपनी अपनी लकड़ियों को तौलवा रहे होते हैं जिसके हिसाब से उन्हें पैसे मिल रहे थे और यहाँ पर सभी के नाम भी पूछे जा रहे थे। अब यहाँ पर हम उस इंसान को देखते हैं जो कि उस भीड़ में चढ़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि एसपी भंवर सिंह होता है। जब वो अपना नाम बताता है तो सभी लोग उसे देखकर भागने लगते हैं। अब भंवर सिंह अपनी टीम को बुला लेता है और सभी को अरेस्ट कर लेता है। वो बोलता है आज हमें पुष्पा के आदमी प्रूफ के साथ मिले हैं, सभी के हाथों में लकड़ियां हैं, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं गांव में एक शादी हो रही होती है जिसमें शीनू नाम का एक लड़का होता है जिसकी आज शादी होती है। वो टाइम पर घर नहीं आता क्योंकि वो पुष्पा के लिए काम करने के लिए उसी जगह गया होता है जहां से भंवर सिंह ने सभी को अरेस्ट किया था। अब पुष्पा उसे छुड़ाने के लिए पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन सीनू को छुड़वाने के लिए। यहाँ पर वो इंस्पेक्टर से बोलता है कि उस सीनू की जगह दूसरा सीनू जेल में चला जाएगा, आज उसकी शादी है और उसे छोड़ दो। इंस्पेक्टर बोलता है कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। तो पुष्पा उसे याद दिलाता है कि जब भी किसी पुलिस वाले को मदद की जरूरत हुई है तो पुष्पा ने हर किसी की मदद करी है और आज पुलिस वाले उसे रूल्स बता रहे हैं। तभी एक पुलिस वाला जाकर जेल का ताला खोल देता है। सीनू बाहर आ जाता है। पुष्पा देखता है कि उसके शरीर पर कुछ घाव होते हैं। सब उसे बताने लगते हैं कि एसपी ने सभी को मारा है। पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको वहां से निकाल लेता है और बोलता है कि जो भी इंसान पुष्पा के लिए काम करता है वो हर इंसान पुष्पा का साथी है और पुष्पा उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इधर एसपी जब वापस आता है तो ना ही उसे लॉकअप में कोई दिखाई देता है और ना ही एक भी पुलिस वाला नजर आता है। वहाँ पर एक हवलदार होता है जो एसपी को ये बताने के लिए रुका होता है कि पुष्पा ने हर पुलिस वाले को उसकी सैलरी के साथ साथ रिटायरमेंट तक का पैसा जोड़कर 1-1 रुपया दे दिया है। इसलिए सभी पुलिस वालों ने आज से अपना इस्तीफा दे दिया है और नौकरी छोड़ दी है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही बताने के लिए रुका हुआ था। इतना कहकर वह हवलदार चला जाता है। तभी एसपी के साथ का इंस्पेक्टर कहता है कि हम थोड़ी देर पहले आते तो पुष्पा को पकड़ लेते। एसपी कहता है कि अगर हम थोड़ी देर पहले आ जाते तो तू भी उसके हाथों बिक चुका होता। इसके बाद हम देखते हैं पुष्पा को जो कि शीनू की शादी में पहुंचता है। यहाँ पर एक बार और वो गांव वालों की नजरों में हीरो बन चुका होता है। हम देखते हैं दूसरे दिन जहाँ पर सीएम से मिलने के लिए पुष्पा निकल रहा होता है। श्रीवल्ली उससे बोलती है कि सीएम के साथ एक फोटो लेकर आना, मुझे उसे अपने हॉल में लगाना है ताकि लोगों को पता चल सके कि तुम्हारा उठना बैठना सीएम के साथ है। अब पुष्पा अपने साथियों के साथ निकल जाता है सीएम से मिलने के लिए। यहाँ पहुंचकर वो एमपी से मिलता है जो उसे सीएम से मिलवाता है। हम देखते हैं जब पुष्पा अंदर जाता है तो पहले वो बैठने लगता है। एमपी उसे मना कर देता है कि अगर हम बैठ गए तो सीएम साहब को बुरा लग सकता है। फिर एमपी उसे सीएम से मिलवाता है। जब पुष्पा उसे कॉल देकर उसके साथ फोटो खिंचवाता है तो वो मना कर देता है और कहता है वो पुष्पा के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता। अगर किसी न्यूज़पेपर में फोटो आ गई तो उसका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पुष्पा उसकी पार्टी में फंड देता है, इतना ही काफी है। सीएम पुष्पा से भी बोलता है कि बीवी की बोली हर बात को मानना जरूरी नहीं होता। अब यहाँ पर कैमरामैन होता है जो सबकी फोटो खींच रहा होता है। वो चुपचाप से सीएम के साथ पुष्पा की फोटो खींचता है तो सीएम उसकी सारी रील्स निकालकर फेंक देता है। पुष्पा कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चुपचाप बाहर आकर बैठ जाता है। जब एमपी बाहर आता है तो पुष्पा को देखकर पूछता है
कि मैंने तो सोचा था तू बवाल करेगा, पर तू यहाँ शांति से बैठा है, क्या तुझे बुरा नहीं लगा सीएम ने तेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाई? पुष्पा बोलता है बुरा मुझे इस बात का लगा क्योंकि उसने मेरी बीवी को बीच में घसीट लिया। शिवल्ली मेरी बीवी है, वो जो चाहेगी जैसा चाहेगी मैं वैसा करूंगा। यहाँ पर वो एमपी से कहता है अगर सीएम के साथ फोटो खिंचवानी है तो तू बन जाना सीएम। एमपी बोलता है कि सीएम बनना कोई मजाक नहीं है। पुष्पा बोलता है कि पुष्पा वैसे भी मजाक नहीं करता है, जितना भी पैसा लगेगा जो भी लगेगा सब मैं तेरे को दूंगा, बस तू दिल्ली जाकर अपने सीएम बनने की तैयारी कर। यहाँ पर वो साल एमपी को दे देता है और कैमरामैन से बोलता है कि उसकी फोटो निकाल कर रख, अगली 24 तारीख को ये फोटो वो अपनी बीवी को भेज देगा। यहाँ पुष्पा उस कैमरामैन को भी एक चैन देता है और बोलता है तूने मेरे लिए सीएम से झूठ बोला, आज से तू मेरा आदमी है और मेरे लिए ही काम करेगा। जब पुष्पा वहाँ से बाहर निकलता है तो न्यूज़ रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि उसने सीएम के साथ फोटो खिंचवाई या नहीं। पुष्पा बोल देता है कि अगले 24 तारीख को सीएम खुद उसके घर आएंगे, इसलिए उसने फोटो नहीं खिंचवाई। अब हम देखते हैं दिल्ली का सीन, जहाँ पर एमपी पहुंच गया होता है अपने सीएम बनने की बात करने के लिए प्रताप रेड्डी के पास। यहाँ पर प्रताप रेड्डी उसे बोलता है कि अभी तुम सीएम बनने के लायक नहीं हो। एमपी बोलता है कि उसमें क्या कमी है। तभी प्रताप रेड्डी के पास एक कॉल आती है जो कि पुष्पा की होती है। पहले तो पुष्पा प्रताप के भाई के पास जाता है, उसे 5 करोड़ देता है प्रताप को कॉल करने के लिए। फिर प्रताप के पास एक सोफा भेजता है जिसमें 25 करोड़ रुपए होते हैं। प्रताप पुष्पा से पूछता है कि उसे कौन सा टेंडर चाहिए। पुष्पा बोलता है कि उसे टेंडर नहीं बल्कि एमपी को सीएम बनाना है। प्रताप रेड्डी एमपी से कहता है कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि किसी छोटी सी बात के लिए इतना पैसा बहाने को तैयार हो जाए। भाई पुष्पा फ्लावर या फायर नहीं बल्कि अंबानी अडानी है। यहाँ पर हम देखते हैं एमपी गुस्सा होता है पुष्पा पर और उसे डांटता है कि तू सिंडिकेट का पैसा इस तरह से नहीं बहा सकता। यहाँ पुष्पा बोल देता है कि तुम लोगों की सोच सिर्फ अपने ही देश तक सिमट कर रह गई है, मेरी सोच बहुत बड़ी है और मैं अपना बिजनेस अब देश के बाहर लेकर जाऊंगा। यहाँ पर पुष्पा एक डील करने के लिए आया होता है। पुष्पा का एटीट्यूड देखकर डीलर बोल देता है कि तूने क्या मुझे छोटा मोटा आदमी समझ कर रखा है, मैं इंडिया में किसी के पास भी कॉल करूंगा तो कोई भी मुझे 100-200 टन माल यूं ही दे देगा। पुष्पा भी बोल देता है कि अगर तुझे इतना ही विश्वास है तो तू किसी के भी पास कॉल करके देख ले, अगर कोई तुझे मेरे बिना माल दे दे। यहाँ पर डीलर कई लोगों को कॉल करता है पर हर कोई पुष्पा के पास ही कॉल करता है माल लेने के लिए, जिनमें से एक आदमी तो पुष्पा का नंबर ही देने लगता है डीलर को बात करने के लिए। अब यहाँ पर डीलर भी समझ जाता है कि पुष्पा के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। पुष्पा से वो पूछता है कि कितना माल है बेचने को। पुष्पा सीधे बोल देता है कि माल 2000 टन है और 1 टन का 2.5 करोड़ रुपए पड़ेगा। अब ये बात सुनकर डीलर भी चौंक जाता है और तैयार हो जाता है डील करने के लिए। अब जिस हेलीकॉप्टर से वो डीलर आता है उसी से पुष्पा वापस चला जाता है अपना ट्रक वहीं पर छोड़कर। हम देखते हैं जब पुष्पा वापस आता है तो वो हर किसी के पास कॉल करता है, जितने भी ट्रक होते हैं उन सबको अपने पास ले लेता है, जितने भी आदमी होते हैं उन्हें 2000 रुपए की दिहाड़ी दी जाती है, उन्हें वो 10,000 रुपए देता है। यहाँ पर पुष्पा हर एक चीज़ को अपने कब्जे में कर लेता है और किसी तरह से 2000 टन का माल कंप्लीट करने को बोलता है अपने सभी सिंडिकेट मेंबर से। अब यहाँ पर वो इसी बात के लिए एक मीटिंग रखता है जिसमें वो सभी से बोलता है कि जो जितना माल ला सकता है वो उतना माल लाकर पुष्पा को दे। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग नाराज होने लगते हैं क्योंकि पुष्पा ने किसी से कम माल मांगा होता है और किसी से ज़्यादा कम माल जिनसे मांगता है वो लोग पुष्पा से नाराज होने लगते हैं और पुष्पा से ये बोलते हैं क्या तू मुझे कम समझता है, मैं किसी भी तरह से माल निकाल कर लेकर आऊँगा। अब यहाँ पर श्रीवल्ली ने मटन बनाया होता है तो वो पुष्पा के पास आती है उसे टेस्ट करवाने के लिए। पुष्पा बोल देता है कि इसमें नमक कम है तो श्रीवल्ली नाराज़ होकर सारा मटन फेंक देती है और पुष्पा उसे चल देता है मनाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं एसपी को जो कि कमरे में किसी लड़की के साथ होता है। तभी वहाँ मंगल सिन्हा की बीवी आ जाती है और वो एसपी को भला बुरा कहने लगती है। वो कहती है वो पुष्पा हर एक काम को अपने कब्जे में करता जा रहा है, हर एक इंसान को अपने कब्जे में करता जा रहा है और 2000 टन का माल तो लोग ऐसे पूरा करवा रहे हैं जैसे पुष्पा ही उन सबका मालिक हो। वो बताती है कि आज रात में पुष्पा के लिए एक आदमी माल लेकर जाएगा, जाकर उसको पकड़ और उसको डरा धमका ताकि सिंडिकेट में हमारा दबदबा वापस से बन सके। अब एसपी को गुस्सा आ जाता है और वो माल को तो जला ही देता है, साथ में उस आदमी को भी मार देता है पुल से नीचे फेंक कर। अब यहाँ पर मंगल सिन्हा और उसकी बीवी भी आ जाते हैं जो कि एसपी पर गुस्सा होने लगते हैं कि हमने इसे डराने को कहा था और तूने इसे मार दिया है। एसपी बोलता है अगर हम इन्हें डराएंगे तो लोगों में हमारा दबदबा नहीं बनेगा और लोग हमसे नहीं डरेंगे, अगर मार देंगे तो सबकी आंखों में डर जरूर आ जाएगा और हर कोई पुष्पा के लिए काम करने में एक बार सोचेगा ज़रूर। अब यहाँ पर सब लोग उस आदमी के अंतिम संस्कार में गए होते हैं। तभी मंगल सिन्हा और उसकी बीवी
मंत्री के सामने ये कहने लगते हैं कि ये सब पुष्पा की वजह से ही हुआ है। अगर पुष्पा एसपी से दुश्मनी ना करता तो आज ऐसा नहीं होता। सभी लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और मंत्री से कहने लगते हैं पहले आप एसपी की और पुष्पा की सुलह करवाइए, उसके बाद ही आगे कोई बात बढ़ेगी। अब एसपी के पास मंत्री पहुंच जाता है और एसपी से कहता है कि तुम दोनों अपने आपस की लड़ाई को भूल जाओ और एक साथ मिलकर काम करो। जितना हमारे लिए पुष्पा जरूरी है उतना ही तू भी जरूरी है। एसपी वहाँ खड़े हर इंसान को बाहर भेज देता है और मंत्री से उसके कपड़े उतारने को कहता है। मंत्री गुस्सा होता है और कहता है तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है। एसपी कहता है आप अकेले कमरे में कपड़े नहीं उतार सकते, पुष्पा ने तो मेरे कपड़े सारे गांव में उतारे थे, मैं उसको कैसे माफ कर दूं और सारी बातें कैसे भूल जाऊं। मंत्री अपने कपड़े उतार देता है और कहता है ये सब करने के बाद ही यहाँ तक पहुंचा हूँ, तुझे और कुछ चाहिए हो तो बता। एसपी कहता है पुष्पा को सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। अब यहाँ पर एक पार्टी रखी जाती है जहाँ पर मंत्री पुष्पा को बुलाता है और सिंडिकेट के सभी मेंबर्स होते हैं। पुष्पा आता है और सबके सामने एसपी से सॉरी बोल देता है। पुष्पा के सॉरी की उम्मीद तो किसी को भी नहीं होती, पर मंगल सिन्नू और उसकी बीवी को बिल्कुल भी नहीं। वो ये चाहते हैं पुष्पा सॉरी नहीं बोलेगा तो सारा का सारा सिंडिकेट मेंबर हमारे पास फिर से वापस आएगा और हम फिर से यहाँ के लीडर बन जाएंगे। अब एसपी पुष्पा के सॉरी को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है और बार बार उसे सुनता रहता है। पुष्पा वहाँ से चला तो जाता है पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रास्ते में पुष्पा अपने साथी से और श्रीवल्ली से पूछता है कि क्या मैंने सही किया एसपी को सॉरी बोलकर। वो दोनों हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं तुमने बिल्कुल सही किया है। तभी पुष्पा का साथी बोल देता है कि मंगल सिन्नू और उसकी बीवी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम सॉरी बोलोगे। पुष्पा बोलता है कि तू मेरे साथ क्यों आया था, इसीलिए क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं था और आज मैंने एसपी को सॉरी बोल दिया तो हर इंसान यही सोचेगा कि मैं उससे डर गया हूँ। पुष्पा वहीं उन लोगों को रास्ते में उतार देता है और वापस गाड़ी मोड़कर पहुंच जाता है उसी पार्टी में। पुष्पा अपनी गाड़ी को सीधे स्विमिंग पूल के पास तक लेकर जाता है जहां पर एसपी खड़ा होता है। पुष्पा की गाड़ी से एसपी पानी में गिर जाता है और पुष्पा उसी पानी में बाथरूम करने लगता है। यहाँ पर सभी लोग आकर एसपी को निकालने लगते हैं और एसपी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। पुष्पा सिंडिकेट के सभी मेंबर से कहने लगता है कि तुम लोगों को पुष्पा को सॉरी बोलते हुए देखना था, इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हो। पुष्पा किसी के दम पर नहीं बल्कि अपने दम पर सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बना हूँ। मंगल सिन्नू के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, मैं गया और मैंने अपना सिक्का जमाया, इसलिए किसको सॉरी बोलना है ये मैं डिसाइड करेगा। यहाँ एसपी और पुष्पा में भी बहस होने लगती है तो एसपी से पुष्पा बोल देता है कि मेरा 2000 टन इंडिया से बाहर जाने वाला है, अगर तू उसमें से एक भी लकड़ी रोक कर दिखा देगा तो मैं सिंडिकेट को छोड़ दूंगा और जिंदगी भर कुल्हाड़ी उठाकर मजदूरों की तरह काम करूंगा और दिहाड़ी कमाऊंगा। इतना कहकर पुष्पा वहां से चला जाता है और खुद को आईने में देखकर बोलता है ये है असली पुष्पा। अब इधर एसपी को पुष्पा के माल को पकड़ना था, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ जुट जाता है। वो हर जगह अपने लोगों को तैनात कर देता है। एसपी एक पुल पर बैठा होता है, वहीं से एक बोतल को नीचे गिराता है। बोतल नीचे जाकर सीधे पत्थर से लगती है। यहाँ पर एसपी नीचे देखता है तो उसमें पानी नहीं होता। एसपी को तुरंत समझ में आ जाता है कि पुष्पा नदी के रास्ते से अपने माल को भेजने का प्लान बना चुका है। वो अपने लोगों को पुल से हटाता है और सबको नदी की तरफ जाने को बोल दे। इधर पुष्पा के लोगों को ट्रक से पुलिस की गाड़ियां नजर आ जाती हैं तो वो लोग पुष्पा के पास कॉल करते हैं। पुष्पा जंगलों में छुपे हुए अपने साथियों को कॉल करता है और उन सभी को जानवरों को छोड़ने को कहता है। यहाँ पर हाथी, बैल के सहित कई सारे जानवर निकलकर पुलिस की गाड़ियों का रास्ता रोक देते हैं और वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। एसपी की गाड़ियां अब भी पुष्पा के ट्रकों के पीछे लगी होती हैं क्योंकि उन्हें पुष्पा के सारे ट्रकों को पकड़ना होता है और सारा माल जब्त करना होता है। पुष्पा को एक और उपाय सूझता है, वो डैम का पानी चलवा देता है जिससे ट्रक तो निकल जाते हैं पर एसपी की सारी गाड़ियां वहीं पर फंस जाती हैं। पुष्पा अपने लोगों को रोड पर आने को बोलता है और नदी से गाड़ियां बाहर निकालने को कह देता है। अब एसपी की सभी गाड़ियां पानी में फंस जाती हैं और पुष्पा के ट्रक रोड के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं पर एसपी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी उन ट्रकों के पीछे पड़ा रहता है। यहाँ पर कई सारी बैलगाड़ियां जा रही होती हैं। एसपी उन्हीं के जरिए पुष्पा के ट्रकों का रास्ता रोक देता है। पुष्पा के पास उसका आदमी कॉल करता है कि यहाँ पर एसपी ने रास्ता रोक लिया है तो पुष्पा सभी को ऑर्डर दे देता है कि तुम लोग माल वहीं छोड़कर ट्रक से कूद जाओ, मुझे माल से ज्यादा तुम लोगों की जान प्यारी है। अब एसपी सारे माल को जब्त कर लेता है और खुशी के मारे नाचने गाने लगता है। तभी वहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं और एसपी उनके सामने भी अपनी तारीफें करने लगता है और कहता है पहली बार चित्तौड़ जिले में ऐसा हुआ होगा कि इतना सारा माल एक साथ जब्त किया है पुलिस वालों ने। अब ये सब चीजें आप लोगों को रिपोर्ट में छापनी चाहिए। तभी एक हवलदार एसपी को अंदर लेकर जाता है जहां पर मंगल सिन्नू एसपी को बताता है कि तुमने ये जो लकड़ी जब्त करी है ये कोई लाल चंदन नहीं है बल्कि संडरा है।
जो सिर्फ ऊपर से ही लाल चंदन की तरह दिखती है। अब एसपी परेशान हो जाता है और बाहर आ जाता है। तभी उसे ढेर सारे बैल जाते हुए दिखाई देते हैं और उसे याद आता है कि वो बैलगाड़ियाँ तो लकड़ी की ही बनी थी। यहाँ पर पुष्पा भी आ जाता है और दोनों इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं। और यहाँ एसपी को समझ में आता है कि उसने जिन बैलगाड़ियों के सहारे उन ट्रकों को रोका था वही बैलगाड़ियाँ असली लाल चंदन थी। पुष्पा उसके लिए एक फूल भेजता है जिसमें वो एसपी को ये बता रहा होता है कि पुष्पा कोई फ्लावर नहीं बल्कि फायर है। अब यहाँ पर बैलगाड़ी में एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पर आग लग जाती है। इसके बाद हम पुष्पा को देखते हैं जो कि मंदिर में अपने परिवार के साथ पूजा करने के लिए गया होता है। तभी वहाँ श्रीवल्ली को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला सभी को बताती है कि श्रीवल्ली माँ बनने वाली है और सभी को खुश होना चाहिए। तभी हम देखते हैं पुष्पा को जो कि साड़ी पहनकर मंदिर में डांस कर रहा होता है। अब सभी लोग पुष्पा को इस तरह से देखकर चौंक जाते हैं। जब डांस खत्म होता है तो श्रीवल्ली पुष्पा से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस तरह से डांस करने की। तो पुष्पा कहता है कि मैंने अपने लिए माता रानी से बेटी मांगी है, क्योंकि अगर बेटा होगा तो मैं उसे अपने खानदान का नाम नहीं। तभी हम देखते हैं मेले में कुछ और लड़के भी होते हैं जो कि साड़ी पहन कर आए होते हैं, पर इनका काम सिर्फ यही होता है कि लड़कियों को छेड़ना और उन्हें परेशान करना। हम देखते हैं वो पुष्पा की भतीजी को भी छेड़ने लगते हैं। तभी पुष्पा वहाँ पर आता है और उन सभी गुंडों की पिटाई कर देता है। अब पुष्पा उन लोगों की पिटाई कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर पुष्पा का सौतेला बड़ा भाई आ जाता है और पुष्पा को ही उल्टा सीधा कहने लगता है। पुष्पा से कहता है कि तुझे तो मौका ही चाहिए रहता है हमारे खानदान में शामिल होने का, पर तू नाजायज़ का नाजायज़ ही रहेगा और कभी हमारे खानदान में शामिल नहीं हो सकता। आज तूने औरत के साथ साथ हमारे परिवार में शामिल होने के लिए मेरी बेटी के सामने चाचा का रूप भी धारण कर लिया है। तभी श्रीवल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। वो कहती है तेरे नाम से नहीं बल्कि मेरे पति के नाम से पूरा चित्तौड़ जिला चलता है, हर कोई उसे जानता है, तेरे खानदान का नाम हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर पुष्पा अपनी पत्नी और माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं उन गुंडों को जिनका एक तरफ सर टकला करके गधे पर बिठाकर घुमा दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एसपी को जो कि चीनू और उसकी बीवी के साथ पहुंच जाता है सीएम के पास। यहाँ पर वो सीएम को बताता है कि एमपी आपकी जगह खुद सीएम बनना चाहता है और पुष्पा का 2000 टन माल इस शहर से बाहर जाने वाला है। शहर क्या, इस देश से ही बाहर जा रहा है। सीएम उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है पहले मुझे माल लाकर दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुम लोगों का विश्वास करूंगा। अब यहाँ पर एसपी पूरी ताकत के साथ जुट जाता है उस माल को पकड़ने के लिए। वो पहुंच जाता है समुद्र के पास जहाँ पर वो माल छिपा होता है, क्योंकि एसपी को खबर मिल चुकी होती है कि लाल चंदन की लकड़ियां समुद्र के रास्ते ही इस देश से बाहर जाने वाली हैं। अब यहाँ पर सभी पुलिस वाले बोट के ऊपर या फिर समुद्र के तट पर उन लकड़ियों को ढूंढ रहे होते हैं, पर तभी एसपी का माथा ठनकता है और वो समुद्र की गहराई में छलांग लगा देता है। हम देखते हैं जब तक एसपी वहाँ पर लकड़ियों को ढूंढ रहा होता है तब तक सारी बोट चालू हो जाती हैं और वो लोग लकड़ियों को लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। अब एसपी जल्दी से बाहर आता है और एक बोट बुलाकर उस पीछा करने लगता है उन सारी फिशिंग बोट्स का। उसके देखते ही देखते सारी बोट सीमा क्रॉस कर जाती हैं और सारी फिशिंग बोट पहुंच जाती हैं श्रीलंका में। यहाँ पर एसपी उन बोट्स का पीछा करने को कहता है तो उसका हवलदार मना कर देता है कि फिशिंग बोट्स को इजाजत होती है दूसरी सीमा में जाने की, पर हमें नहीं है। जब एसपी नहीं मानता है और जबरदस्ती सीमा में एंटर करने की कोशिश करता है तो श्रीलंका के नेवी अफसर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब यहाँ पर एसपी जब देखता है श्रीलंका की सीमा में तो उसे लाल चंदन की लकड़ियों के साथ साथ पुष्पा भी खड़ा दिखाई देता है। वो अपने हवलदार से कहता है कि इस आदमी की कोई सीमा है या नहीं, जब देखो जहां देखो वहां पहुंच जाता है। हम देखते हैं पुष्पा के ट्रक्स रवाना हो जाते हैं जो कि पैसों से भरे होते हैं। पुष्पा हर एमएलए और एमपी के लिए एक एक सोफा तैयार करवाता है जिसके अंदर पैसे होते हैं। इधर एमपी भी अपने सीएम पद की शपथ ले लेता है और सीएम बनते ही सबसे पहले एमपी पहुंच जाता है पुष्पा के घर। जब यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर्स उसे सवाल करते हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तो एमपी बोलता है पुष्पा मेरा दोस्त है और उसने मुझे आज खाने पर बुलाया है। सबसे पहले वो एसपी का इस्तीफा दिखाता है पुष्पा को, तो पुष्पा उसे फाड़ देता है और कहता है ये छोटे मोटे काम अपन लोग नहीं। अब सीएम सीधे श्रीवल्ली के पास जाता है और उसे वही तस्वीर भेंट करता है जो उसने पुष्पा के साथ पहले ही खिंचवा ली होती है। और आज डेट भी 24 तारीख की होती है जब सीएम आवास से निकलते टाइम पुष्पा ने सभी रिपोर्टर्स को ये बताया होता है कि 24 तारीख को सीएम हमारे घर आएंगे खुद खाना खाने के लिए। पुष्पा ने सीएम भी बदल दिया होता है और तारीख वही रखी होती है। हम देखते हैं एसपी को जो कि उन लकड़ियों के पास बैठा होता है। यहाँ पर वो दोनों लकड़ियों को जलाता है और अपने हवलदार से कहता है कि इन दोनों लकड़ियों में कोई फर्क नहीं होगा जब ये जल जाएंगी तो।
और कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि मैंने लाल चंदन नहीं बल्कि सिंड्रा की लकड़ियों को जब्त किया था। यहाँ पर हम देखते हैं एसपी बाहर नहीं जाता और खुद भी उसी कमरे में खड़ा रहता है। वहाँ पर आग तेज हो जाती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम दूसरे दिन सुबह देखते हैं पुष्पा अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसकी माँ आती है और दरवाजा खटखटाकर पुष्पा को जगाती है। वो बताती है कि तेरी भाभी आई है, जो बता रही है कि तेरी भतीजी को कुछ गुंडों ने उठा लिया है और वो तेरी मदद मांगने यहाँ पर आई है। हम देखते हैं पुष्पा किसी से कुछ भी नहीं कहता और अपना काम करता रहता है। यहाँ पर सभी लोग पुष्पा को समझाने लगते हैं कि परिवार ही परिवार की मदद करता है। जब कोई मुसीबत आती है तो पुष्पा कुछ भी नहीं बोलता और अंदर जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। सभी लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद वो एक बंदूक लेकर बाहर आता है, सीधे अपनी गाड़ी में बैठता है और जाकर सीधे पहुंच जाता है न्यूज़ चैनल के ऑफिस में। यहाँ पर वो सभी से ये बात बता देता है कि अगर उस बच्ची को जरा से भी खरोच आई तो उन सभी गुंडों को पकड़कर बकरी की तरह काट डालेगा। सभी न्यूज़ चैनल पर सिर्फ यही न्यूज़ चल रही होती है कि पुष्पा अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर वो हर एक रास्ते को जाम करवा देता है जो कि उस शहर से बाहर जाता है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो या चाहे वो गाड़ियां हो, हर जगह से सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रताप रेड्डी को, जो कि चित्तौड़ में आ जाता है। यहाँ पर वो एमपी से मिलता है और उससे बताता है कि जिस लड़के को पुष्पा मारने की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भतीजा है। अब यहाँ पर एमपी परेशान हो जाता है और पुष्पा के पास फोन मिला देता है। वो पुष्पा से कहता है कि तू इन सब लफड़ों में क्यों पड़ रहा है, ना ही तो वो भाई तुझे अपना भाई मानता है और ना ही उसकी बेटी तुझे अपना चाचा। पुष्पा कहता है वो शुरू से मुझे चाचा कहती रही, मैंने आज तक उससे कभी बात नहीं करी। अब आज वो मेरा इंतजार कर रही होगी कि चाचा आएगा और मुझे बचाएगा, और तू मुझसे कह रहा है कि मुझे उसके बारे में सोचना भी छोड़ देना चाहिए। मैंने तुझे प्रताप रेड्डी के तलवे चाटने के लिए सीएम नहीं बनवाया है। पुष्पा बोलता है कि मैं उस लड़के को ढूंढ कर मारूंगा, जिसको जो करना है वो कर ले प्रताप रेड्डी। ये सब सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन लड़कों को भी जो कि टीवी चालू करके पुष्पा की न्यूज में आ रही वो धमकी सुन लेते हैं। अब वो लड़का तुरंत ही फोन मिलाता है पुष्पा के पास और उसे 25 करोड़ रुपए लेकर आने को बोलता है अपनी बताई हुई जगह पर। पुष्पा तुरंत ही तैयार हो जाता है क्योंकि उसने पुष्पा को अकेले बुलाया होता है। इसलिए श्रीवल्ली आकर पुष्पा से कहती है कि तुझे लड़की को बचा कर लाना है, इसकी कीमत चाहे कुछ भी हो। पुष्पा अपने हेलीकॉप्टर में सोफा बांधता है और पहुंच जाता है अकेले ही उन गुंडों से लड़ाई करने के लिए। यहाँ पर वो पहुंचते ही सीधे उस लड़के पर बंदूक तान देता है। तब वो लड़का बताता है कि एक पिस्तौल तो उस लड़की पर भी तनी हुई है, अगर इधर गोली चलेगी तो वो लड़की भी नहीं बच पाएगी। अब यहाँ पर सभी मिलकर पुष्पा का मजाक उड़ाने लगते हैं और उस दिन मंदिर में हुई घटना के लिए उसे वैसे ही मारने का प्लान बनाते हैं जैसे उस दिन पुष्पा ने उन लोगों को मारा था। वो उसके लिए पुष्पा को साड़ी पहनाते हैं, बिंदी लगाते हैं और फिर उसके बाद पुष्पा की पिटाई शुरू कर देते हैं। पुष्पा उस लड़की की वजह से चुपचाप मार खा रहा होता है, तभी एक गुंडा उस लड़की को पकड़ कर ले आता है और यहाँ पर वो सभी मिलकर उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, जो कि पुष्पा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और यहाँ पर पुष्पा के हाथ पैर बंधे होने के बाद भी वो उन गुंडों की पिटाई करने लगता है, स्पाइडरमैन की तरह उड़ उड़ के सबको मारने लगता है। पुष्पा अपने दांतों को गड़ाकर सभी की जान निकाल रहा होता है। तभी पुष्पा के साथी वहां आ जाते हैं जिसे कि सीएम ने भेजा होता है। वो उन लोगों से कहता है कि देखना पुष्पा कहीं उस लड़के को ना मार दे, लेकिन पुष्पा कहाँ मारने वाला होता है। वो त्रिशूल उठाता है और उस लड़के को उसी त्रिशूल में हवा में टांग देता है। यहाँ पर पुष्पा उस लड़के को मार देता है। हम देखते हैं उस लड़के का बाप यानी कि प्रताप रेड्डी का बाप भी वहां आता है और कुछ देर बाद प्रताप रेड्डी उन दोनों का ही अंतिम संस्कार कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं अपने बेटे को मरा देखकर प्रताप रेड्डी का भाई पगला जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है और उसके लिए उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। इसलिए पुष्पा उसी त्रिशूल से उसे भी मार देता है। अब यहाँ पर प्रताप रेड्डी होता है जो कि उन दोनों का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। दूसरे दिन हम देखते हैं पुष्पा के सौतेले भाई को, जो कि पुष्पा के घर आया होता है पुष्पा से मिलने के लिए, पर पुष्पा उससे मिलने को मना कर देता है और नीचे उतर कर नहीं आता। तब वो बोलता है कि आज तक उसने पुष्पा को दिया ही क्या है, जब उसे जरूरत थी तो वो हमेशा पुष्पा को धिक्कारता रहा है। यहाँ तक कि जब उसके बाप का अंतिम संस्कार होना था तब भी उसने पुष्पा को वहां से भगा दिया था। अब आज मैं अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए ये कार्ड लेकर आया हूँ। मेरी बेटी की शादी हो रही है और उसने ये जिद पकड़ के रखी है कि जब तक पुष्पा चाचा नहीं आएगा तब तक वो शादी नहीं करेगी।
उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और हम यहाँ देखते हैं पुष्पा को रोते हुए, जो इतने सालों बाद अपने परिवार को पाने वाला होता है। दूसरे दिन पुष्पा पहुँच जाता है अपने परिवार के साथ उस शादी में शामिल होने के लिए, जहाँ पर उसका सौतेला भाई उसका इंतज़ार कर रहा होता है और देखते ही उसे गले से लगा लेता है। पुष्पा की भी आँखों में आँसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने सालों से उसने जिस दिन का इंतज़ार किया था, आज वो दिन आ जाता है। अब इधर खुशी का माहौल होता है और दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी अपने भाई और भतीजे का अंतिम संस्कार मना रहा होता है, जहाँ पर सिंडिकेट के सभी मेंबर्स हाजिर हो जाते हैं। यहाँ पर प्रताप रेड्डी पूछता है, वो नहीं आए जिनका हमें इंतज़ार था, और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस शादी वाली जगह पर एक बुके रखा होता है, जिसका रिमोट किसी दूसरे आदमी के हाथों में होता है, जो कि काफ़ी दूर होता है। यहाँ से वो एक बटन दबाता है और उस जगह पर काफ़ी बड़ा-सा ब्लास्ट हो जाता है और यहीं से मूवी एंड हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं पुष्पा 3 का पोस्टर, जो कि है पुष्पा 3 द रैम्पेज। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी